Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Syed Fazil Mohsin, currently third year MBBS student at AIIMS New Delhi. इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बैकलॉग से कैसे बचा जाए और क्या गलतियां आप सब के सब करते हो जो कि आपको एक विशियस साइकिल ऑफ बैकलॉग में ले जाता है, जिसकी वजह से आप बार सेम मिस्टेक करते हो और बैकलॉग के जाल में इस तरह से फंस जाते हो कि आपका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो गलती नहीं करनी है। एंड तीसरी चीज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो ये कि जब आपका बैकलॉग बन चुका है तो क्या वो सिस्टमेटिक अप्रोच होगा जिसके थ्रू आप अपने बैकलॉग को इजीली कवर कर पाओगे विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक इन द स्ट्रैटेजी। अगर स्ट्रैटेजी में मिस्टेक नहीं होगी, स्ट्रैटेजी परफेक्ट होगी, तो आप विशियस साइकिल में कभी एंटर नहीं करोगे। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड यू टू वॉच द वीडियो टिल एंड और बहुत ध्यान से सुनना और चीजों को अडॉप्ट करना। तो होता क्या है, जब प्रिपरेशन के स्टार्टिंग के टाइम पर होते हो, आप प्रिपरेशन धीरे धीरे कर रहे हो, धीरे धीरे आप आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हो। वहां पर आपको शुरू में सब कुछ सही लगता है कि सब सही जा रहा है, लेकिन होता क्या है, कुछ गलतियां जो आप करते जाते हो जिसकी वजह से बैकलॉग क्रिएट होता है। धीरे धीरे बैकग्राउंड में बैकलॉग का पहाड़ बन रहा होता है, कलेक्ट हो रहा होता है, चीजें एक्यूमुलेट हो रही होती हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि अचानक से सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आप कुछ भी कंट्रोल कर नहीं पा रहे होते हो। एक तरफ से इधर संभालते हो तो इधर की चीज जा रही होती है, इधर के संभालते हो तो उधर की जा रही होती है। टेंशन अलग हो रहा होता है कि यार क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर टेंशन से कॉन्फिडेंस चला गया तो एग्जाम आप हार जाते हो। तो इस पॉइंट पर आपको जंग नहीं हारनी है, जीतनी है। उसकी स्ट्रैटेजी को किस तरह से हमें रखना है ताकि हम जंग को जीत सकें। एक सिंपल सी एनालॉजी देता हूं मैं। तुम्हारी नाव में छेद हो रखा है, पानी एक तरफ से नाव में इंटर कर रहा है और एक तरफ से तुम पानी को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज नाव में छेद हुआ है। तो इट्स ऑब्वियस कि यू विल ट्राई हार्ड टू पुल आउट द वाटर फ्रॉम योर बोट। ठीक है, अपनी नाव को साफ करोगे, पानी निकाल रहे हो। लेकिन यहाँ पर समझदार आदमी क्या करेगा? समझदार आदमी ये करेगा, सबसे पहला काम ये करना है कि प्लग इन द होल फर्स्ट। ऐसा काम करना है कि बैकलॉग फॉर्म ही ना हो। तो सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी है जिसे हम अडॉप्ट करें ताकि बैकलॉग ही फॉर्म ना हो। बैकलॉग रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करें। देखो क्या चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, जितना टाइम चाहिए उतना अगर नहीं दोगे तो सिलेबस तो आगे बढ़ता जाएगा और बैकलॉग क्रिएट होते जाएंगे। तो सबसे पहली चीज है कि जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम है उतना करो। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चीज है उतनी ही करो। क्या है कि अगर टाइम कम दोगे तो बैकलॉग बनेगा और अगर जरूरत से ज्यादा की चीजें करोगे तो अभी का चैप्टर तो ज्यादा कर लोगे, आगे के चैप्टर छूट जाएंगे। तो एक बहुत ही बैलेंस्ड वे में चलना है, टाइम प्रॉपर देना है, ओनली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ थिंग्स करना है। तो बहुत से लोगों को क्या होता है, हैबिट होती है कि क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा इधर उधर के करने लग जाते हैं। तो वो चीज नहीं करनी है कि आईआईटी के भी क्वेश्चन कर ले रहे हैं, जेईई एडवांस के भी क्वेश्चन कर ले रहे हैं और एरोडो और वो सब भी करने लग जाते हैं। तो यार उतना ज्यादा करना नहीं है, उतना ज्यादा करने में लगोगे तो बैकलॉग तो बनेंगे ही। तो ओनली डू द लिमिटेड अमाउंट ऑफ थिंग्स, जितना करना है उतना ही करो, उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन लगाने में एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन जब लगाते चलोगे, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ उसके क्वेश्चन हम लगाना शुरू कर जाते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारी स्पीड होती है वो ज्यादा हो जाती है बिकॉज अभी हमने वो टॉपिक पढ़ा है और उसका क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो हमारी स्पीड भी ज्यादा हो रही है और चीजें बहुत आसानी से हम कर पाते हैं। लेकिन टॉपिक खत्म कर देने के बाद लास्ट में क्वेश्चन लगाना जो है वो सही नहीं होता है। तो जो टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड एक्सरसाइज होती है उसको टॉपिक सॉल्व करने के साथ साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो चीजें खत्म होती जाएंगी साथ का साथ। फिर एक और चीज आती है बैकलॉग को रोकने के लिए, वो होता है स्पीड। स्पीड अगर आपने मेंटेन करके रखी है तो बैकलॉग आपके नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टाइम पर होता है कि आप पूरा टाइम तो दे रहे होते हो, 12 घंटे दे रहे होते हो, लेकिन एफिशिएंसी कम होती है, यानी कि स्पीड ओवरऑल कम होती है। तो 12 घंटे में आप पढ़ते 6 घंटे के हिसाब को, आधा बाकी टाइम आपका दिमाग इधर उधर वंडर कर रहा होता है, चंचल दिमाग है ना। तो उस दिमाग से बचने के लिए जो आपको करना है, उस तरीके से बचने के लिए जो चीज आपको करनी है वो ये है कि थोड़ा सा फोकस बढ़ाओ और स्पीड पर फोकस रखो कि यार स्पीड जल्दी जल्दी करनी है। वो किस तरह से होगी, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप सुबह उठो यू शुड हैव अ टारगेट कि यार आज मुझे इतना कंप्लीट करना है, इतना काम करना है, इतने आवर्स पढ़ना है, इतना काम कंप्लीट करना है। ये 2 लेवल पर टारगेट होगा और जब इस 2 लेवल पर टारगेट होगा और ये टारगेट रियलिस्टिक होगा, सो यू शुड मेक अ रियलिस्टिक टारगेट। जब ये टारगेट रियलिस्टिक होगा तो आप सिंपली उस दिन का टारगेट कंप्लीट कर पाओगे एंड एट द एंड ऑफ द डे इंश्योर दैट कि जो टारगेट तुमने उस दिन का बनाया है वो टारगेट कंप्लीट हुआ। थोड़ा मोड़ा वेरिएबिलिटी चलती है लेकिन एटलीस्ट 90% ऑफ द टारगेट इज कंप्लीट एट द एंड ऑफ डे। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, रोज का काम रोज करो। जब रोज का काम रोज करोगे तो बैकलॉग बनेगा ही नहीं। और ये टिप मेरे टीचर ने कहा था ऐसे
ये टिप बताते हुए कि यार ये टिप ना, अगर रोज का काम रोज तुम फॉलो करोगे, वो भी एमबीबीएस डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि यार रोज का काम रोज जब तुम करोगे तो जब कॉलेज में जाओगे ना एमबीबीएस में, तो भी ये चीज काम आएगी। और आई सी दैट, हाँ यार रोज का काम रोज अगर करे इंसान तो कॉलेज में भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। ये तो बात के नए बैकलॉग कैसे रोकें। लेकिन भैया अब हमारे बैकलॉग तो बन चुके हैं, हो गया है हमारी नैया में छेद, पानी भर रहा है, तो क्या काम करें? सबसे पहला काम कि ये जो पानी लीक हो रहा है ना, इसको सबसे पहले होल को प्लग करो। पहला काम है होल को प्लग करो, यानी कि इंश्योर दैट यू आर नॉट क्रिएटिंग अ न्यू बैकलॉग। मतलब ये कि वो गलती मत करो जो बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, अक्सर बच्चों को, बहुत मतलब 2.5 साल 3 साल एक्सपीरियंस हो गया बच्चों को बताते मैंने देखा है यार, बैकलॉग हो गया, वो 2-3 दिन पढ़ाई छोड़ देते हैं। मेरे को बैकलॉग कवर करना है भैया, मैं 2-3 दिन नहीं पढ़ूंगा, और 2-3 दिन बैकलॉग कवर करते हैं, फिर नया बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। दिस इज अ स्टूपिड थिंग व्हिच आई वार्नड यू अबाउट कि ये नहीं करना है, साथ साथ कवर करते जाना है। यानी कि करंट का नहीं छूटना चाहिए, बैकलॉग हो गया तो हो गया, करंट का नहीं छूटना चाहिए, पहली चीज। तो भैया नए बैकलॉग को क्रिएट नहीं होने देना है, बहुत बुद्धिमानी से चलना है, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है बेवकूफों वाला कि नया बैकलॉग हमने बना दिया। ये लो, हमारा पुराना बैकलॉग था, हमने वो क्लियर कर लिया, नया बैकलॉग फिर से बन गया, कहाँ थे हम 0 ही पर रहे, और हमारा क्लास टेस्ट में उसमें भी खराब परफॉर्मेंस करेंगे। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है, आगे बढ़ना है। अब अगला लेवल आता है बैकलॉग जो हो चुका है ऑलरेडी, उसको कैसे कवर करें विदाउट अफेक्टिंग योर करंट सिलेबस, विदाउट अफेक्टिंग योर रिविजन। जस्ट एक एग्जाम्पल लो, अभी की सिचुएशन पे अगर मान लेते हैं कि किसी की मतलब एवरेज पोजीशन जो खराब वाली होगी, उसमें क्या होगा, 40% सिलेबस कम से कम कवर किया है, 30% सिलेबस बैकलॉग है, 30% सिलेबस तुम्हारा मान लो बचा हुआ है, ऐसी सिचुएशन में ठीक है, 40-50 मान लेते हैं इस रफ आइडिया में। अब क्या करना है, देखो इसी हिसाब के प्रोपोर्शन में तुमको डेली टाइम बांटना है। टाइम अपने सब्जेक्ट्स को इस प्रोपोर्शन में जब बांटोगे तो चीजें ईजी हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, जैसे जब हम एक फ्रेश चैप्टर कवर कर रहे होते हैं तो वो हम 6 पार्ट्स में करते हैं, उसमें 6 चीजें जो होती हैं वो करना जरूरी होता है। अगर हम वो करते हैं तब जाके हमारा वो चैप्टर एक कंप्लीट माना जाता है। जनरल चैप्टर की बात करें, फ्रेश चैप्टर की बात करें, तो वो 6 पार्ट क्या है? सबसे पहले जब भी कोई चैप्टर आप स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, सबसे पहली चीज उसके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करते हो, यानी कि सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करते हो, ये सबसे जरूरी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, पहली चीज। उसके बाद से कॉन्सेप्चुअल ग्रास्पिंग के बाद वहीं का वहीं क्लास वर्क करते हो, या फिर जो आप सॉल्व एग्जाम्पल्स कर रहे होते हो वो क्वेश्चन सॉल्व करते हो वहीं का वहीं। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज क्या हो गई? तीसरी चीज हो गई होम असाइनमेंट करते हो, यानी कि जो उस चीज का होम असाइनमेंट मिला, यानी कि जैसे सॉल्व एग्जाम्पल के बाद टॉपिक वाइज एक्सरसाइज करते हो। टॉपिक वाइज के बाद क्या करते हो, जब सारी चीजें इतनी चीजें कर लेते हो तो क्या होता है कि आपको डाउट्स आते हैं। डाउट्स आने के बाद क्या करना होता है, डाउट्स को क्लियर करना होता है। तो ये 4 स्टेप तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बाद के 2 स्टेप क्या बनते हैं, टेस्ट एंड टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट और टेस्ट एनालिसिस ये जब काम कर लेते हो तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि बैकलॉग वाले पोर्शन में से नीचे के 2 पार्ट हटा देने हैं, और एक और काम करना है कि जैसे जनरल चैप्टर में आप 3 क्वेश्चन करते हो फॉर एग्जाम्पल, 300 क्वेश्चन करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो बैकलॉग में 100 क्वेश्चन करोगे, इजी और मीडियम करोगे, डिफिकल्ट वाले को छोड़ दोगे, लेयर्स में करोगे। लेयर्स में करते चलोगे तो क्या होगा कि एक आपको सेंस ऑफ कवरेज आएगा कि इतना चैप्टर मैंने कवरेज कर लिया, ये अनटच नहीं है, और स्कोर भी इंप्रूव होगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर इजी एंड मीडियम लेवल। तो इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस कर लिया आपने, ये कर लिया। इतना कट शॉर्ट करने से आपका बैकलॉग का क्वेश्चन 40% कम टाइम में कवर हो जाएगा, जनरल उससे 40% कम टाइम में कवर हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे टाइम की इकोनॉमिक्स सेट हो गई, हमने कम टाइम में जो सिलेबस था हमारा बैकलॉग उसको कवर कर लिया। इसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप कि यू हैव टू डिवाइड योर शेड्यूल। शेड्यूल जो है उसको डिवाइड करना है, डेली शेड्यूल को, बैकलॉग को कितना टाइम देना है, आपको रिवीजन को कितना टाइम देना है, और करंट को कितना टाइम देना है। अगर हम ये स्टैटिस्टिक्स मानते हैं कि 40% कंप्लीट हो गया है, 30% बचा हुआ है और 30% बैकलॉग है, ये स्टैटिस्टिक्स अगर मानते हैं तो इस स्टैटिस्टिक के हिसाब से डेली आपको कम से कम पर सब्जेक्ट 1 घंटा बैकलॉग पर देना पड़ेगा, और बाकी के 6 घंटे करंट सिलेबस पोर्शन को कवर करने पर लगेगा। 3 घंटे बाकी के, जो मतलब 1 घंटा पर सब्जेक्ट, तो 3 घंटे हो गया आपके बैकलॉग में, 6 घंटा आपका हो गया टोटल करंट सिलेबस का, 50% है जो कि, और 3 घंटा बचा हुआ वो आपका रिवीजन पर हो गया इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। इस तरह से आपने बैलेंस किया, और बैलेंस करने के बाद से आपने अपने टाइम को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। पहली चीज होगी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इससे क्या होगा कि आपका करंट पोर्शन भी अफेक्ट नहीं होगा, रिवीजन भी अफेक्ट नहीं होगा, और बैकलॉग भी अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है,
अच्छा, इसमें थोड़ी वेरिएबिलिटी भी ला सकते हो, बिकॉज सब किसी का 40% और 30% और 30% के रेशियो में नहीं होगा, किसी किसी का ज्यादा कवर हो चुका होगा, किसी किसी का कम कवर हो चुका होगा। लेकिन अगर किसी का इस तरह का है तो टाइम को भी इसी हिसाब से बांटेंगे, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से टाइम को बांटेंगे। हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, बट इस कैलकुलेशन को फॉलो करके आप अगर आगे बढ़ोगे तो आप बहुत आराम से बैकलॉग को टाइम दे पाओगे विदाउट अफेक्टिंग योर करंट सिलेबस एज वेल एज योर रिविजन। अगला स्टेप आता है बैकलॉग में प्रायोरिटी क्रिएट करना। प्रायोरिटी क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वाई? बिकॉज बैकलॉग में अगर आप प्रायोरिटी क्रिएट नहीं करोगे, कौन से चैप्टर को पहले करना है, तो क्या होगा कि आपको उस तरह से रिजल्ट नहीं मिलेंगे और आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला काम करना है कि किस तरह से प्रायोरिटाइज करना है। आई हैव पुट अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स, जिसको एक शीट के फॉर्म में मैंने बनाकर टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है आज की डेट में। यू कैन गो एंड फाइंड इट आउट। वहां पर मैंने शीट में पॉइंट्स की स्पेस छोड़ रखी है कि किस तरह से तुमको चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना है। पहला लेवल ऑफ प्रायोरिटी, कौन सा चैप्टर सबसे बेसिक है। जो चैप्टर सबसे बेसिक है, यानी कि आगे वाले चैप्टर में जो तुम अभी पढ़ रहे हो उसमें आने वाला है। फॉर एग्जांपल किसी का यूनिट्स एंड डायमेंशन छूटा हुआ है तो सबसे पहले उसको कवर करना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स छूटा हुआ है तो सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स कवर करना चाहिए। या कोई ऐसा बेसिक चैप्टर छूटा हुआ है जो आने वाले चैप्टर में पूछा जा सकता है, तो वो आने वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट उस पर डिपेंड करते हैं, तो वो चैप्टर उसको पहले कवर कर लेना चाहिए सबसे पहले, एसओएस बेसिस पर, जल्दी से जल्दी फॉरन कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी प्रायोरिटी किस बेसिस पर होगी? दूसरी प्रायोरिटी चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बेसिस पर होगी। चैप्टर कौन सा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी प्रायोरिटी होगी कौन सा चैप्टर कितना अनटच्ड है ना। तो अगर कोई चैप्टर बिल्कुल ही अनटच्ड है, बैकलॉग बिल्कुल उसमें तुमको कुछ नहीं आता, तो पहले उसको ट्राई करो, बिकॉज वहां पर डिग इन करोगे तो तुम्हें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है नंबर इनहांस करने की। देखो, छोटे छोटे स्टेप्स में जब तुम नंबर इनहांस करते हो ना, तो इससे तुमको मोटिवेशन मिलता है और आगे बहुत आगे बढ़ जाते हो। तो अगला स्टेप क्या करना है कि नंबर जो तुम्हारा वो चैप्टर है जो तुम्हारा बिल्कुल अनटच्ड है उसको कवर करोगे। फिर तीसरे लेवल पर जो चैप्टर तुम्हारा पार्शियली टच था उसको कवर करोगे। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया जो था वो था हमारा उसके एग्जाम के हिसाब की इंपॉर्टेंस। ठीक है, करना सारा है, कुछ छोड़ना नहीं है। ये जेईई मेंस का एग्जाम नहीं है जो ये छोड़ के चले गए तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा ना। नीट में सारे चैप्टर करके जाना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे। हमारे टीचर ऐसे ही बोलते थे, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर पढ़ लिया बहुत ज्यादा और मतलब बाकी नहीं पढ़ा। बहुत अच्छे से बोलते थे वो, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब खैर मुझे याद ताजा हो गई। एनीवे, तो करना क्या है कि जिस तरह से आप प्लान करेंगे उसका बेसिस 3 पॉइंट होगा बैकलॉग क्लियर करने का। सबसे पहला पॉइंट क्या था? लेट मी रिवाइज। सबसे पहला पॉइंट था कि कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा बेसिक है। जो ज्यादा बेसिक है आने वाले सिलेबस में जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको पहले कवर करेंगे। दूसरा पॉइंट, जो चैप्टर आपका बिल्कुल अनटच्ड है उसको कवर करेंगे। और तीसरा पॉइंट, जो चैप्टर एग्जाम में जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कवर करेंगे। एक बार इस तरह से आपने चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज कर लिया और कवर करना शुरू कर दिया तो आपके बैकलॉग की प्रॉब्लम बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी और सिस्टमैटिक वे में आप चलोगे, बहुत इजीली चीजों को कवर कर लोगे। तो गाइस, जब ये स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करोगे बहुत अच्छे से, क्या क्या स्ट्रैटेजी है? 2 चीजें। सबसे पहले स्ट्रैटेजिकली आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है और दूसरी चीज स्ट्रैटेजिकली आपको सिलेबस के पोर्शन को प्रायोरिटाइज करना है। सिलेबस के पोर्शन को प्रायोरिटाइज करने की बेसिस एक चीज और होती है जिसको कहते हैं टेस्ट में कौन सा पोर्शन आने वाला है। जो करंट टेस्ट में आने वाला पोर्शन है वो भी प्रायोरिटी लिस्ट पर ऊपर जाएगा। तो गाइस, प्रायोरिटाइज और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सही से कर पाओगे, उसके बाद से आप बैकलॉग को कवर करने में बहुत सफल रहोगे। Once you start following this strategy, 1.5 महीने के अंदर अंदर, बिलीव मी, 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर अगर आप बहुत ईमानदारी से फॉलो करते हो, 12 से 13 घंटे का स्टडी आवर रखते हो, ये सारी चीजें करते हो, तो 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर आप अच्छा खासा सिलेबस कवर कर लोगे। यानी कि जो 50% आधा सिलेबस बचा हुआ है वो आप बहुत आराम से कंप्लीट कर लोगे। एक बार जब कंप्लीट कर लोगे तो रिवीजन भी हो गया, आपका सारी चीज चल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हो गया खत्म हो गया, रिवीजन के साथ साथ आपका बैकलॉग के साथ साथ और करंट के साथ साथ आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। वंस यू आर कंप्लीटेड विथ योर सिलेबस, इस महीने के अंदर अंदर आपका स्कोरिंग कैपेसिटी कुछ भी हो, अभी डजंट मैटर, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर कितना बुरा भी क्यों नहीं हो तो कम से कम 75% की स्कोरिंग कैपेसिटी आप डेवलप कर लोगे इन 2 महीनों में। ठीक है, 75% की स्कोरिंग कैपेसिटी डेवलप होने के बाद आपको आगे और ब्रशअप करना है। स्टेप वाइज रिवीजन टेस्ट एनालिसिस का जो सीक्वेंस है, साइकिल है, वो चला कर आपको 2 महीने जो आगे के बचेंगे एग्जाम से पहले के, उनमें कंप्लीट करके अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट लेवल तक और सिलेक्शन स्कोर से ऊपर तक ले जाना है। और बहुत आराम से इस जो साइकिल है ना, रिवीजन टेस्ट एनालिसिस के साइकिल से आप बहुत आराम से पहुंचोगे। तो गाइस,
इस स्ट्रैटेजी को अगर तुम अपनाते हो तो बहुत ज़्यादा तुम्हारी हेल्प होगी। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। यार लाइक करने से ना मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियोस बनाऊं, ठीक है, स्टडीज़ के साथ साथ वीडियोस बनाता हूं, तो थोड़ा सा एक मोटिवेशनल फैक्टर रखना चाहिए।